मैं और अलिया छोटी सी वादी में दाखिल हो गए थे। पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियों की तरह जवार और बाजरे के खेत हवा में लहरा रहे थे। यहाँ सेब और खुबानियों के बाग भी थे। अलिया इन बागों से बचकर चल रहा था। अब कहीं कहीं पहाड़ी मकान नजर आने लगे थे। ये सीधी छतों वाले मकान थे। अलिया एक घाटी में उतर गया। मैं उसके पीछे पीछे था। एक जगह वो रुक गया। मुझे एक लकड़ी के मकान का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। अलिया ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेवा बहन का घर है। वो अपनी बेटी जैन के साथ अकेली रहती है। हम उसे अपनी जमीन में से कुछ हिस्से का अनाज चावल वगैरह दे देते हैं। मेरी भांजी कल से अपनी फूफी के गांव गई हुई है। आज या कल वो आ जाएगी। दोनों माँ बेटी मेरी तरह कश्मीर की खुफिया जंग आजादी की मुजाहिद खवातीन हैं। तुम्हारे बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमने उन्हें अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया। लकड़ी के देहाती मकान के अकब की चढ़ाई चढ़कर हम मकान के छोटे से सहन में आ गए। कोठड़ी का दरवाजा खुला था और अंदर से किसी औरत की मजबूत आवाज आई, कौन है बाहर? अलिया बोला, मैं हूँ जीनत बहन। जीनत कोठड़ी से बाहर निकल आई। वो 40-45 बरस की एक मजबूत काठ वाली कश्मीरी औरत थी, जिसने लंबा फिरन पहन रखा था। कानों में चांदी की गोल बालियां थी। रंग सुर्खो सफेद था और सर पर नीला रुमाल इस तरह बांधा हुआ था कि बाल छुप गए थे। जीनत ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और अपने छोटे भाई अलिया की तरफ देखा। अलिया ने सर को असबात में हिलाते हुए कहा, हाँ जीनत आपा, यही वो परदेसी है। जीनत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मुझे कोठड़ी में बुला लिया। उसने फौरन हमारे लिए चाय तैयार की। अलिया ने कहा, जीनत आपा, इस नौजवान कमांडो के बारे में मुझे जो कुछ बताना था तुम्हें बता चुका हूँ। अभी ये एक दूसरी जगह अपने मिशन के लिए काम कर रहा है। अगर अपने मिशन के दौरान ये खतरे में घिर गया और वहाँ से निकल भागने में कामयाब भी हो गया तो ये सीधा तुम्हारे पास आएगा। तुम इसे फौरन छुपा देना। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह निगहबान हो अलिया, सब ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अलिया ने पूछा कि जैन कब आ रही है? जीनत ने बताया कि वो कल शाम तक वापस आ जाएगी। अलिया कहने लगा, आपा अब जैन की शादी कर डालो, वो काफी जवान हो गई है। फुप्पा के बेटे से ही ब्याह दो। जीनत संजीदा हो गई। समावार में से चाय प्याली में डालते हुए बोली, मैं तो तैयार हूँ, मगर फुप्पा जहेज में मेरा ये मकान भी लिखवाना चाहते हैं। मैं ये मकान देकर बेघर नहीं होना चाहती। दोनों बहन भाई कुछ देर घरेलू मसाइल पर बातें करते रहे। शाम तक मैंने वहाँ आराम किया। जब शाम का अंधेरा वादी में चारों तरफ फैल गया तो अलिया मुझे लेकर वापस गार की तरफ चल पड़ा। कहने लगा, मैं अंधेरे में तुम्हें इसलिए लेकर चला हूँ कि तुम अंधेरे में भी इस रास्ते से वाकफियत हासिल कर लो। मुमकिन है कभी तुम्हें रात के वक्त भागकर यहाँ आना पड़ जाए। मैंने इस सारे पहाड़ी रास्ते को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया था। शाम के वक्त हम जीनत के घर से चले थे। रात आधी गुजर चुकी थी कि हम वापस गार में पहुंचे। अलिया थोड़ी देर बाद ये कहकर वापस चला गया कि सुबह आऊंगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बहन का घर तो यहाँ से काफी दूर है, फिर तुम मेरे लिए गर्म गर्म चाय और रोटी वगैरह कहाँ से लाते हो? अलिया बोला, तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए था। हम अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस किस्म के इंतजामात करने ही पड़ते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बता नहीं सकते। अब तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। अलिया चला गया। मैं दीवार के शगाफ में खुश्क टहनियों के पीछे घुसकर नींद दराज हो गया। रात गुजर गई और फिर अगला दिन भी गुजर गया। शाम के बाद जब वादी पर रात उतरी तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अभी तक अलिया आया था और ना ही एजेंट। आज रात उन दोनों को आना था। कुछ और रात गुजर गई। फिर बाहर से परिंदे की मखसूस बोली सुनाई दी। अपना एजेंट आ गया था। मैं उठकर गार के सरकंडों तक गया। मैंने भी जवाब में परिंदे की बोली बोलकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद सरकंडे एक तरफ हट गए। अलिया और एजेंट अंदर आ गए। एजेंट तेजी में था, सीधा वायरलेस सेट की तरफ गया। टहनियों की ओट से बाहर निकाल कर उसे ऑपरेट करते हुए बोला, भारतीय तकरीबकारों की एक 6 रुकनी टीम मेरे कहने पर आज रात ड्रॉप होने वाली है। हमें उनको ठिकाने लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेट करके एजेंट ने कोड जबान में दिल्ली इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर से बातें शुरू कर दी। 15-20 सेकंड तक उनके दरमियान सिग्नल्स का तबादला होता रहा। फिर उसने वायरलेस सेट बंद कर दिया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर साइलेंसर चढ़ाते हुए बोला, हम एक एक करके इन तमाम तरबियत याफ्ता भारतीय तकरीबकारों को जमीन में दफन कर देंगे। अलिया ने भी अपने पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ा लिया था। थैले में से शॉटगन निकाल कर चेक कर ली गई। एजेंट कहने लगा, वक्त वही रात का 1 बजे का है। ठीक 1 बजे इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा आकर 6 तकरीबकारों को ड्रॉप कर जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा, तुम पहले की तरह घात लगाकर बैठोगे और हमें कवर दोगे। खतरे के वक्त तुम फायर शुरू कर दोगे। अलिया इस बार मेरे साथ होगा। उसने हमें बताया कि इन लोगों का इरादा 15 रोज बाद तकरीबकार ड्रॉप करने का था, लेकिन एजेंट ने उन्हें बताया कि हंगामी हालात के तहत कुछ मजीद तकरीबकारों का आज रात ड्रॉप किया जाना बहुत जरूरी है। हम बातों के साथ साथ टॉर्च जलाकर घड़ी भी देख लेते। जब रात के ठीक
12 बजे तो अपना एजेंट हमें साथ लेकर गार से निकल आया। हम रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से गुजरते पुराने खुफिया मकाम पर पहुंच गए। अलिया ने वायरलेस सेट कांधे पर उठा रखा था। पहली रात की तरह एक खास जगह पर वायरलेस सेट रख दिया गया। टॉर्च एजेंट ने अपनी जेब में डाल ली और मुझे हिदायत की कि मैं गार की जानिब पत्थरों में मोर्चा संभाल लूं। मैंने वैसा ही किया। शॉटगन उठाई और थोड़ी दूर मैदान के किनारे पत्थरों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ गया। अलिया और एजेंट ड्रॉप स्पॉट पर ही बैठे रहे। ठीक 1:15 बजे आसमान पर हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। मैंने ट्रिगर पर उंगली जमा दी और आसमान की तरफ देखने लगा। सितारों भरे आसमान पर मुझे जहाज की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मुझे ड्रॉप स्पॉट की तरफ से अपने एजेंट की आवाज सुनाई देने लगी। वो वायरलेस पर जहाज के पायलट से बातें कर रहा था। मेरी निगाहें आसमान पर लगी थी। अब मुझे जहाज का साया सा चक्कर लगाता नजर आ रहा था। जहाज ने हमारे ऊपर 2-3 चक्कर लगाए और एक तरफ को वापस चला गया। मैं इंतजार करने लगा कि अब इंडियन तखरीबकार पैराशूटों के जरिए छलांगे लगाते हैं, मगर कोई पैराशूट के जरिए नीचे न गिरा। मुझे फिक्र लगी। अचानक फजा मशीन गन्नों की गोलियों से गूंज उठी। मशीन गन्ने अलिया और एजेंट के पास नहीं थी। मुझे अंधेरे में एक तरफ से कितने ही इंसानी साए दौड़ते हुए ड्रॉप स्पॉट पर हमला करते नजर आए। साथ ही फजा में रोशनी का गोला जमीन से फायर किया गया और सारा इलाका रोशन हो गया। मैंने अलिया और अपने एजेंट को देखा। उन्हें इंडियन फौजियों ने स्टेन गन्नों की जद में ले रखा था। दोनों के हाथ सरों से बुलंद थे। उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी और मेरे फायर करते ही वो बड़ी आसानी से मुझे भी हलाक कर सकते थे। मैं परेशानी के आलम में पत्थरों के नीचे से सर निकाले अपने एजेंट को कुछ कहते देख रहा था। उसके अल्फाज मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे। देखते देखते अलिया और एजेंट को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और उन्हें धकेलते हुए पीछे टीले की तरफ ले जाने लगे। एक भारतीय अफसर चिल्लाया, पीछे देखो, इनका कोई साथी भी होगा। ये सुनना था कि मैंने पीछे ढलान पर छलांग लगा दी और लुढ़कता हुआ नशेब की झाड़ियों में जा गिरा। वहां से उठा और तेजी से अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मेरे पीछे कोई भारतीय फौजी आ रहा है या नहीं। रास्ते से मैं वाकिफ था। मेरा रुख गार वाले खुफिया ठिकाने की तरफ था जो वहां से 2 फरलांग पर ही वाक़ था, मगर मैं गार में नहीं जाना चाहता था। जब मैं गार के सामने उस जगह पहुंचा जहां पहाड़ी चश्मा बह रहा था तो गार में दाखिल होने की बजाय मैं चश्मे के पत्थरों पर पांव रखता गार वाले टीले के अकब में आ गया। जहां से एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता टीलों के बीच में से होता हुआ शुमाल में पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। मैं इस पहाड़ी रास्ते पर आ गया और जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा। पहाड़ी रास्ते बहुत जल्द थका देते हैं, उन पर भागना इतना आसान नहीं। फिर भी जवानी का खून था। मैंने रात के अंधेरे में काफी रास्ता तय कर लिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खतरे की हद से दूर निकल आया हूँ तो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं हाँप रहा था। 2 मिनट बैठकर सांस को जरा दुरुस्त किया और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा आगे रवाना हो गया। मैं बाकी सारी रात पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा। अपनी यादाश्त और अंदाजे से मैं पौ फटने से पहले उस इलाके में निकल आया था जहां से दुश्वार गुजार रास्ता अलिया की बहन के घर को जाता था। मेरे लिए छुपने की वही एक जगह थी। इस इलाके को भारतीय फौज ने जरूर अपने घेरे में ले लिया होगा और दिन निकलने के बाद मैं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि सिवाय अलिया की बहन के मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था और ऐसी हालत में किसी गांव का रुख करना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। मैं भटकता हुआ जीनत के गांव तक पहुंच गया। एक मोड़ घूमा तो सामने ही मुझे उसके मकान का अकबी हिस्सा नजर आने लगा। मैं चढ़ाई चढ़ गया। वो मुझसे 50 कदम दूर था। आहिस्ता आहिस्ता चलता मैं मकान तक पहुंच गया और सहन में से गुजरकर कोठरी की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ से जीनत नमूदार हुई। उसके हाथ में पीतल की गड़वी थी। मुझे देखकर एक पल के लिए ठिठकी, पीछे देखा, फिर मुझे कोठरी में जाने का इशारा किया और खुद ऊंची आवाज में बकरी को आवाजें देने लगी। कोठरी में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चारपाई पर गिर गया। शॉटगन कमीज के अंदर से निकाल कर मैंने चारपाई के नीचे रख दी। बाहर कुछ देर तक जीनत की आवाज आती रही, फिर दरवाजा खुला और वो अंदर आ गई। सबसे पहला सवाल उसने अलिया के बारे में किया। मैंने कहा उसे इंडियन फौज ने पकड़ लिया है। अपना एक और आदमी भी पकड़ा गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हुआ हूँ। जीनत ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे आहिस्ता बात करने का इशारा किया और दूध से भरी हुई गड़वी मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, दूध पियो, मैं अभी आती हूँ, बाहर मत निकलना। गड़वी में बकरी का झाग भरा दूध था। उसमें से ताजा दूध की खुशबू उठ रही थी। मैंने आधी गड़वी खाली कर दी। जीनत दोबारा अंदर आई तो मैंने उससे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए बहन। अलिया गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय फौज के आदमी यहाँ जरूर छापा मारेंगे। जीनत बड़े पुरएतमाद लहजे में बोली, मेरे भाई से वो लोग कुछ ना मालूम कर सकेंगे। वो मर जाएगा मगर मेरे और अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैं उसे जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ। ये बंदूक कपड़े में लपेट कर अपने साथ ले लो। जीनत मुझे
मकान के पीछे से निकाल कर नीचे नशेब में ले आई जहाँ नाला बह रहा था। नाले के किनारे किनारे चलते हम कुछ दूर गए तो वहाँ एक जगह पहाड़ी दीवार में काफी बड़ा कुदरती शिगाफ था, जहाँ जीनत ने अनाज वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई थी। शिगाफ के मुंह पर लकड़ी का पुराना तख्ता कब्जों से जड़ दिया गया था। ये दरवाजा बड़े बड़े पत्थरों की ओट में कुछ इस तरह छुप गया था कि बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता था। दरवाजा खोलकर जीनत ने मुझे अनाज की बोरियों और लकड़ियों के ढेर के पीछे दरी बिछाकर जगह बना दी। फिर बोली, यहाँ तुम जब तक चाहे रह सकते हो, सिर्फ तुम्हें दिन के वक्त बाहर नहीं निकलना होगा। तुम्हें खाना रात के वक्त और मुंह अंधेरे मिल जाया करेगा। पानी का घड़ा मैं यहाँ रख दूंगी। मैं खामोशी से दरी पर बैठ गया। शॉटगन मैंने एक तरफ लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपा दी। जीनत वापस आने का कहकर चली गई। मेरे लिए किसी जगह पनाह हासिल करना बहुत जरूरी था। अपना एजेंट गिरफ्तार हो चुका था। चूंकि अलिया भी उसके साथ था, इसलिए मुमकिन था कि अलिया किसी तरीके से फरार होकर वहां आ जाए और अपने साथ एजेंट को भी ले आए। दूसरी तरफ ये भी खतरा था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस उससे उसका अता पता मालूम करके यहाँ छापा न मारे। मैं अजीब उधेड़बुन में था। कभी सोचता कि यहाँ से निकल जाऊं, फिर ख्याल आता कि यहाँ से निकल कर किधर जाऊंगा। अगरचे मेरा हुलिया मामूली प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी हद तक बदल गया था, ताहम ये सारा इलाका मेरा दुश्मन था और पुलिस दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर मद्रास तक मेरी तलाश में थी। मैं किसी वक्त कहीं भी फिरते हुए पकड़ा जा सकता था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जब तक अलिया और एजेंट की कोई इत्तला नहीं मिलती, मैं इसी जगह छुपा रहूंगा। ये जगह काफी हद तक महफूज थी। अगर भारतीय फौजी जीनत के मकान पर छापा भी मारते तो उन्हें ये जगह नजर नहीं आ सकती थी। जीनत कमर पर पानी का घड़ा और सर पर मेरे लिए एक गर्म कंबल डाले वापस आ गई। उसने पानी का घड़ा बोरियों के पास रख दिया, 2 कंबल मेरे पास रख दिए और मेरे पास बैठकर दम लेने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मेरा भाई सच्चा मुजाहिद है। मैं जानती हूँ कि वो मर जाएगा मगर जबान नहीं खोलेगा। और फर्ज कर लो कि फौजी किसी तरीके से उससे मेरे घर के बारे में मालूम कर भी लेते हैं तो यहाँ आकर क्या बरामद कर लेंगे। मेरे पास तो सिवाय एक बकरी और 2 मुर्गियों के और टूटे फूटे सामान के और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मगर इस बार अलिया के साथ अपना एक एजेंट भी था। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उसके साथियों की तलाश में यहाँ छापा मारेंगे और मुमकिन है वो तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएं। जीनत के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। कहने लगी, वो मुझे जान ही से मार देंगे ना, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। मैं खामोश हो गया। जीनत उठते हुए बोली, तुम खामोशी से यहाँ छुपे रहो। हाँ, अगर तुम यहाँ से चले जाने का फैसला करो तो मुझे इत्तला देने की जरूरत नहीं है। मैं इस खोली को खाली देखकर समझ जाऊंगी कि तुम जा चुके हो। तुमसे पहले भी मैंने यहाँ कई नौजवान मुजाहिदों को पनाह दी है। तुम पहले आदमी नहीं हो। वो चली गई। दरवाजे को उसने बंद करके आगे पत्थर इस तरह से रख दिया था कि जरा सा धक्का देने से पत्थर हट सकता था। उसका हौसला देखकर मेरा भी हौसला बुलंद हो गया। खोली में अंधेरा था। मैं कंबल ओढ़कर दरी पर लेट गया। बाहर नाले के पानी के पत्थरों से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। दिन गुजर गया। शाम के बाद रात का अंधेरा और रात की खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जीनत मेरे लिए चावल लेकर आ गई। मैंने उससे हालात के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोली, मैंने तुम्हें कह दिया है कि कुछ नहीं होगा। मेरा भाई उन्हें कुछ नहीं बताएगा। वो बड़ी खुशी से मौत को सीने से लगा लेगा मगर तुम्हारा या मेरा या अपने घर वालों का नाम तक नहीं लेगा। मुझे जीनत के बयान पर शक था। अगर फौजियों में से किसी ने अलिया को पहचान भी लिया तो फौज उसके घर और फिर उसकी बहन के घर पर छापा मार सकती थी। लेकिन एक बात से मुझे कुछ तसल्ली भी हो रही थी कि एक दिन गुजर गया था, अभी तक फौज या पुलिस वहां नहीं आई थी। जीनत के जाने के बाद मैंने यही तय किया कि मजीद एक दिन देखूंगा। अगर अलिया और एजेंट में से कोई वापस न आया तो मैं भी यहाँ से चल दूंगा। मेरे पास कुछ रुपए अभी बाकी थे। यही सोचा कि जम्मू शहर की बजाय आगे श्रीनगर शहर की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। वहाँ लिबास तब्दील करके खुद को सयाह जाहिर करने के बाद गुलमर्ग या पहलगाम के मकाम पर किसी रेस्ट हाउस में पनाह लूंगा और वहाँ से किसी तरीके से वायरलेस पर पीछे पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी छोटे ट्रांजिस्टर सेट को थोड़ी सी मेहनत और रद्दोबदल के बाद वायरलेस में तब्दील करने की अहलियत रखता था। मैं बोरियों और लकड़ियों के अंबार के पीछे दरी पर 2 कंबल ऊपर ओढ़कर लेट गया और अपने आइंदा लाए अमल पर गौर करने लगा। बाहर गहरी खामोशी थी। इस खामोशी को नाले के पानी की हल्की हल्की आवाज ही मुतजलजल कर रही थी। नींद मेरी आंखों को बंद कर रही थी। मुझे बाहर पत्थरों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैं उसे ख्वाब में आने वाली आवाज समझा, लेकिन आवाज करीब आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और शॉटगन को लकड़ियों के नीचे से निकालकर मजबूती से थामा और बिस्तर से उछलकर खोली के दरवाजे की एक जानिब दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मैंने सांस रोक लिया था। कान बाहर से आने वाली आवाज पर लगे थे।
قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ زینت نہیں تھی، قدموں کی آواز بھاری اور مردانہ تھی۔ میں نے شاٹ گن کی نالی کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اندر آنے والا اب پوری طرح سے میری گن کی زد میں تھا۔ دروازہ کھولنے کی بجائے آنے والے نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور پھر سرگوشی جیسی آواز میں کہا، تم اندر ہو؟ اس شخص نے میرا نام لیا تھا۔ سرگوشی کی وجہ سے میں آواز نہ پہچان سکا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ شاٹ گن کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن نے مجھ سے سوال کیا۔ باہر سے پھر آواز آئی، کیا تم اندر ہو؟ میں علیہ ہوں، فائر نہ کرنا۔ علیہ کو معلوم تھا کہ میرے پاس شاٹ گن ہے اور میں دشمن سے بچ کر چھپا ہوا ہوں۔ قدرتی طور پر میں اچانک دروازہ کھول کر اندر آنے والے پر فائر کر سکتا ہوں۔ علیہ کا نام سننا تھا کہ میرے تن مردہ میں جیسے نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور علیہ اندر گھس آیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پوچھا اپنے ایجنٹ کی کیا خبر ہے۔ اس نے میرے پاس بیٹھ کر چادر سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا، بولا کچھ خبر نہیں۔ میں تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے تو ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے، میں نے اندھیرے میں دیکھا تھا۔ وہ بولا، میرے ساتھ ہی ایجنٹ کے بھی ہاتھ باندھے گئے تھے۔ یہ بتاؤ، تمہارا ساتھی تمہاری طرح کمانڈو نہیں ہے؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں نے کہا، وہ کمانڈو تو نہیں ہے مگر انتہائی تجربہ کار اور کہنہ مشق مجاہد ہے۔ علیہ اپنے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہنے لگا، تب ہی وہ پھنس گیا اور میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے تھے تو میں اسی وقت اپنے خاص فن سے کام لیتے ہوئے رسی کو ڈھیلا کرنے لگا تھا۔ جب انہوں نے مجھے جیپ میں دھکیلا تو میں رسی میں سے ایک ہاتھ نکال چکا تھا، لیکن وہ ہاتھ ویسے ہی پیچھے رکھا ہوا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ تمہارا ایجنٹ اس بات سے بے بہرا تھا۔ چنانچہ جب جیپ گھاٹی والی سڑک پر پہنچی تو میں نے جیپ میں سے نیچے گھاٹی میں چھلانگ لگا دی۔ فوجیوں نے گولیاں چلائی مگر میں اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں قصدن وہاں سے دوسری طرف نکل گیا اور سارا دن ایک کھنڈر میں دریا کنارے چھپ کر گزار دیا۔ آج رات کو اندھیرا ہونے کے بعد میں وہاں سے نکلا اور یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں آ کر زینت نے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا بھارتی فوجیوں نے تمہیں پہچانا نہیں کہ تم اس گاؤں کے گجر علیہ ہو؟ علیہ مسکرایا، بولا، اول تو وہاں اندھیرا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں علاقے کی پولیس تو پہچان سکتی ہے مگر فوجیوں کو کیا پتا کہ ہم کون ہیں۔ میں نے اس سے ایجنٹ کے بارے میں پوچھا کہ فوجی اسے کہاں لے گئے ہوں گے۔ علیہ کہنے لگا، وہیں لے گئے ہوں گے جہاں انہیں ایک پاکستانی جاسوس کو لے جانا چاہیے، یعنی پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر میں، اور وہاں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پھر وہ کچھ فکر مند سا ہو گیا اور بولا، تمہارا یہ ایجنٹ کہیں انہیں ہمارے بارے میں نہ بتا دے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا اس میں ہندو فوج کا تشدد برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ میں نے علیہ کو بتایا کہ وہ ایک ذمہ دار اور جانباز مجاہد ہے، وہ مر جائے گا مگر زبان نہیں کھولے گا۔ علیہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، اس بارے میں یقین سے تم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ میں نے اسے اپنا گاؤں اور ٹھکانہ نہیں بتایا۔ اسے صرف میرا نام ہی معلوم ہے اور میرے نام کے یہاں ہر گاؤں میں آدمی رہتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچتے ہو؟ میں نے کہا، علیہ، ہم دونوں ایک ہی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایجنٹ کو دشمن کی قید سے آزاد کروانا کس قدر ضروری ہے۔ جب تک میں اسے آزاد نہیں کروا لیتا ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتا۔ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر میری یہاں موجودگی سے تمہیں خطرہ ہے اور تم اپنے ایجنٹ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں اپنے طور پر اسے دشمنوں کی قید سے آزاد کرواؤں گا۔ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، بولا، میرے دوست، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا ہم خیال مجاہد نہیں ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک سرفروش کو کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ نہیں میرے دوست، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اسے دشمن کے چنگل سے ضرور چھڑوائیں گے۔ میرا حوصلہ دو چند ہو گیا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ علیہ اس سارے علاقے سے واقف تھا اور ایسے مجاہدوں کو بھی جانتا تھا جو محکموں کے اندر ملازم رہ کر کام کر رہے تھے۔ علیہ نے کہا، ابھی تم اسی جگہ رہو، میں دن کے وقت جا کر باہر حالات کا جائزہ لوں گا اور ایجنٹ کا سراغ بھی لگاؤں گا کہ اسے کہاں اور کس مقام پر ملٹری پولیس نے رکھا ہوا ہے۔ تمہیں صبح شام یہاں کھانا پہنچ جایا کرے گا۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد صبح نکل جاؤں گا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ علیہ چلا گیا۔ میں بہت کچھ سوچنے لگا۔ ایک بات کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ایجنٹ کا سراغ لگانے میں علیہ بے حد کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ ملٹری پولیس نے اپنے ایجنٹ کو کس جگہ رکھا ہے، اس کے بعد اسے وہاں سے نکالنے کا کام ہم دونوں مل
कर सरंजाम दे सकते थे, मगर मैं अकेला उसका सुराग नहीं लगा सकता था। मुंह अंधेरे अलिया की बहन जीनत मेरे लिए चाय और रोटी लेकर आ गई। अलिया के आने से वो बड़ी खुश थी। मैंने सारा दिन खोली में ही गुजार दिया। रात को जीनत खाना लेकर आई तो उसने बताया कि उसकी बेटी जैन अपने फूफा के घर से वापस आ गई है। सुबह वो उसके लिए चाय लेकर आएगी। वो बोली, उसके सामने घबराना मत, जैन हमारी राजदार है। इससे पहले वो इस जगह कई मुजाहिदों को चाय खाना लाकर देती रही है। हमारी तो जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान है। मैं जीनत के इस जज्बे से बड़ा मुतासिर हुआ। हकीकत यह है कि कश्मीर के हर मुसलमान के सीने में यही जज्बा मौजूद है। जीनत चली गई तो मैं भी सो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।